सो गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंट्रोलर के बारे में। हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से, और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में हम लोग देखे थे कि ड्यू टू द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो में क्या चेंज हो जाता है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में आपका क्या चेंज होता है। ठीक है, मतलब इफेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऑन द डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूला था उसमें, दोनों ही फार्मूला आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ केपी आपका जीटा जो होगा और ओमेगा एन आपका चेंज होगा। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग मूव करते हैं स्टडी स्टेट एरर पे। ठीक है, कि स्टडी स्टेट एरर है ना, स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या क्या चेंज होगा। ठीक है, क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर। तो इसको स्टडी स्टेट एरर का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्टडी स्टेट एरर होता क्या है। ठीक है, सो स्टडी स्टेट एरर कहने का मतलब हुआ कि एरर है ना इन स्टडी स्टेट कंडीशन, बोल सकते हैं ना, एरर इन स्टडी स्टेट कंडीशन। तो एरर मतलब कौन सा एरर है ना, एरर का मतलब क्या, हमारे कंट्रोल सिस्टम में एरर का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? कंट्रोल सिस्टम में अगर एरर बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो एरर का मतलब क्या होता है? एनीवन? अगर आप एक कंट्रोल सिस्टम ले, ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, रेफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। वेरी गुड, डिफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, गुड। सो माइनस प्लस, दिस इज आर एस एंड दिस इज सी एस, दिस इज जी एस, एंड ये हम फीडबैक ले रहे हैं यहाँ से, तो ये आपका क्या होगा, सी एस। ठीक है, सो हम लोग चाहते क्या है, हम लोग चाहते ये है कि रेफरेंस इनपुट ही मेरा क्या हो, एक्चुअल आउटपुट हो, है ना, रेफरेंस इनपुट ही मेरा क्या हो, एक्चुअल आउटपुट हो। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि रेफरेंस इनपुट एग्जैक्टली सेम एज द एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एरर आपका रहेगा ही। तो एरर मतलब किसके किसके बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस इनपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, सो स्टडी स्टेट एरर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द difference between the reference input and actual output, है ना, reference input and actual output at स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन तभी तो स्टडी स्टेट एरर होगा। तो स्टडी स्टेट कंडीशन कहने का मतलब हुआ एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है ना, मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, है ना, जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे तो उस केस में जो डिफरेंसेस होगा बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, वही डिफरेंसेस क्या कहलाएगा, स्टडी स्टेट एरर। क्लियर? सो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिग्नल ई एस मिलेगा क्योंकि सभी एज डोमेन में है। ठीक है, सो ई एस इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, आर एस माइनस सी एस, है ना, आर एस माइनस सी एस। बट एक्चुअली में जो डिफरेंसेस होगा हम लोग को टाइम डोमेन में देखना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग टाइम डोमेन में अगर लेते हैं तो ई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। दिस इज द एरर, है ना, दिस इज द एरर बट नॉट दिस इज द स्टडी स्टेट एरर। ये स्टडी स्टेट एरर नहीं है। स्टडी स्टेट एरर अगर हम लोग लिखेंगे ई एस एस, तो ई एस एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस ई ऑफ टी, है ना, दिस ई ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी। क्लियर? क्लियर? यस सर। गुड। सो ई एस एस इज इक्वल टू हमको क्या मिला, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी ई ऑफ टी। ठीक है, ई ऑफ टी कहने का मतलब क्या, आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। ठीक, सो जनरली जनरली हम लोग जो रिस्पॉन्सेस फाइंड आउट करते हैं, या हम लोग का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, सभी एज डोमेन में होता है ना, सभी एज डोमेन में होता है। तो अगर हम इस फार्मूलाज को एज डोमेन में कन्वर्ट कर दे, है ना, अगर हम इस फार्मूलाज को एज डोमेन में कन्वर्ट कर दे, तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड इनपुट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेडी स्टेट एरर।
ठीक है। तो इसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो ESS इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं लिमिट, ये जो आपका t टेंस टू इन्फिनिटी है ये आपका हो जाता है h टेंस टू 0 s इंटू ई ऑफ s, है ना। ये फॉर्मूला हमको कब मिलता है, जब हम लोग यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, आई थिंक हम आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी में शायद पढ़ाए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो कंट्रोल सिस्टम में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो ESS इज इक्वल टू लिमिटेशन टू 0 s इंटू ई ऑफ s, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला किसके लिए है, स्टेडी स्टेट एरर के लिए, है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए, स्टेडी स्टेट एरर के लिए। अब यहाँ पे देखिए ई ऑफ s फ्रीक्वेंसी डोमेन, s फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये भी आपका s टेंस टू 0 फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन ओनली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एरर, है ना। एरर मतलब डिफरेंस इन रेफरेंस इनपुट एंड एक्चुअल आउटपुट एट स्टेडी स्टेट कंडीशन। क्लियर। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हाँ इसमें एक चीज आपको याद रखना है। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं ई, इसका वैल्यू अल्टीमेट हमको क्या मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ES, दिस इज ES, RS, CS, CS, ठीक है। सो हम लोग जानते क्या है कि CS बाई RS इज इक्वल टू क्या होता है, CS बाई RS इज इक्वल टू क्या होता है, GS बाई 1 प्लस GS I इंटू HS, है ना। अगर यहाँ पे HS 1 है तो HS का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा CS बाई RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS। क्लियर। सिंस HS आपका क्या है 1 है, मान लेते हैं कि HS आपका क्या है 1, ठीक है ना। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ES फाइंड आउट करना है ना, ES। सो क्या कर सकते हैं, ES इज इक्वल टू, देयरफॉर ES इज इक्वल टू, बताइए यहां से क्या लिखेंगे, RS माइनस CS, सो RS माइनस CS, ठीक है। यहां से हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग CS फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। CS इक्वल टू क्या होगा, RS को राइट साइड लेके चले जाएंगे, GS इंटू RS। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा RS माइनस GS इंटू RS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए इसको, 1 प्लस GS, सो RS मल्टीप्लाई हो जाएगा ना RS के साथ में 1 प्लस GS, तो RS प्लस RS इंटू GS माइनस GS इंटू RS, GS इंटू RS, राइट, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, ES इज इक्वल टू, ES इज इक्वल टू RS बाई 1 प्लस GS। क्लियर। सो ESS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देयरफॉर ESS इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 s इंटू s, सो ये आपका हो जाएगा s इंटू RS अपॉन 1 प्लस GS। अब देखिए आपके पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, ट्रांसफर फंक्शन GS आराम से यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके पास इनपुट गिवन होगा, इनपुट आप आराम से डाल सकते हैं। तो सारे कुछ को डाल करके हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है कि हम इसको इनपुट को टाइम डोमेन में निकाले, फ्रीक्वेंसी आउटपुट को फिर हम लोग टाइम डोमेन में निकाले, दोनों का डिफरेंस निकाले, उसके बाद लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी करें, ठीक है। उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन से और विद द हेल्प ऑफ इनपुट से ये दोनों का हेल्प लेकर के हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। क्लियर, अंडरस्टैंड। यस सर, क्लियर है।
वीडियो धुंधला दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ठीक है अभी। कभी कभी सर। अच्छा, नेटवर्क का इशू। नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था। हाँ ठीक है, उतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगा। बात आवाज़ तो क्लियर जा रहा है ना? यस सर, सब समझ आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला कुछ करते हैं तो निकाल के रख देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग स्टडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करते हैं तो फीडबैक को यूनिटी रखते हैं। फीडबैक को क्या रखते हैं? यूनिटी। जैसे कि हम यहाँ पे फीडबैक को यूनिटी रखें, कहेंगे सर अगर फीडबैक यूनिटी नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या स्टडी स्टेट एरर नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे? कर सकेंगे, लेकिन उस केस में क्या करना होगा कि नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को यूनिटी फीडबैक में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोले हम कि अगर फीडबैक यूनिटी नहीं होगा, है ना, अगर फीडबैक यूनिटी नहीं होगा तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस सिस्टम को सबसे पहले यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने के बाद हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हम वहां से स्टडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बस यही चीज को आपको ध्यान में रखना होता है व्हाइल फाइंडिंग स्टडी स्टेट एरर। क्लियर? So this is very important formula, you have to remember it. अगर HS का वैल्यू अगर दिया है तो यहाँ पे GH into HS ले लेंगे, बट HS इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब स्टडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करना होता है तो फीडबैक को हम लोग यूनिटी रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सीख गए कि स्टडी स्टेट एरर क्या होता है और उसके लिए फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेंगे, ठीक है, और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को लगाएंगे और हम उसके बाद फाइंड आउट करेंगे स्टडी स्टेट एरर, ठीक है। तो एक बार हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में करेंगे कि बिना कंट्रोलर को लगा करके स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करते हैं, और सेकेंड टाइम में कंट्रोलर को लगा करके स्टडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करेंगे, तब ना डिफरेंस समझ में आएगा कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का क्या इफेक्ट होगा इन द स्टडी स्टेट एरर। सर वीडियो धुंधला दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी तो मिटा ही रहे हैं। नेटवर्क की वजह से हो सकता है विवेक। सर मॉर्निंग में बेस्ट रहता है। क्या? मॉर्निंग में क्लास बेस्ट रहता है सर, तो अभी धुंधला दिखाई दे रहा है, काली मॉर्निंग में ग्रीन बेस्ट रहता है ना? हाँ, so effect on steady state error, due to proportional controller, ठीक है। सो केस नंबर 1 लेते हैं, when proportional controller is not present, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लेंगे, ओमेगा n स्क्वायर बाई एस इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा इंटू ओमेगा n, ठीक है। ठीक है। नाउ हम लोग का फॉर्मूला क्या मिला था? ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस, ठीक। सो जी एस आपका क्या है? ये है आपका जी एस, आर एस है ना, आर एस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या ले ले हम लोग? चलिए सबसे पहले हम लोग चलिए ये लेते हैं, आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी,
ठीक है, मतलब हम लोग रैंप इनपुट लिए। ये कौन सा फंक्शन है? रैंप फंक्शन है। आर ऑफ टी क्या है? आर ऑफ टी इनपुट के लिए दिखाया जाता है ना, आर ऑफ टी इनपुट के लिए लिया जाता है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकाल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। सो आर एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s², ठीक है ना, 1/s²। ठीक, नाउ अब हम लोग देखिए एस आर एस 1 + GS, GS दिया हुआ है, देयरफॉर ESS हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ESS इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू आर एस का वैल्यू कितना है, 1/s² डिवाइडेड बाई 1 + GSHS, मतलब GS कितना है, ω_n² बाई s इंटू s प्लस ट्वाइस जीटा ω_n। ठीक है, एक s कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/s डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, s इंटू s प्लस ट्वाइस जीटा इंटू ω_n प्लस ω_n² डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस ट्वाइस जीटा इंटू ω_n। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेन आपका डिवाइड का साइन है, सो ये s और ये वाला s कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम, अच्छा यहाँ पे लिमिट छूट गया, ठीक है, अब हम लोग अगर s इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, तो s इक्वल टू 0 पुट करेंगे, नोमीटर में तो आपको 1 मिलेगा डिवाइडेड बाई, डिनोमीटर में क्या मिलेगा, ये 0, तो ये पूरा ब्रैकेट 0 प्लस ω_n², सो हमको क्या मिलेगा, 1/ω_n²। ठीक है, सो जब हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को नहीं लगाएंगे तब उस केस में जो है ESS का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/ω_n²। सर मिस्टेक है प्रिंटिंग वहाँ मिस्टेक पे। है सर, कुछ गड़बड़ है, यस सर। 2 जीटा हाँ, ω_n होगा सर। ये ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला बचा हुआ है तो 2 जीटा ω_n। सो ω_n² 1/ω_n² डिवाइडेड बाई, ये आपका 0 हो गया 2 जीटा ω_n, 2 जीटा ω_n, एक ω_n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीटा चल जाएगा ऊपर, सो 2 जीटा बाई ω_n। ठीक है, ट्वाइस जीटा बाई ω_n। सो दिस इज द स्टेडी स्टेट एरर व्हेन यू डोंट अप्लाई प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक, नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2, when proportional controller is present। ठीक है, पहले था नॉट प्रेजेंट, अब हम लोग क्या लेंगे, इसको साथ में लगाएंगे, तो क्या मिलेगा, दिस इज KP ω_n² बाई s इंटू s प्लस 2 जीटा ω_n, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, माइनस प्लस दिस इज RS। ठीक है, दिस इज CS। नाउ फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हम इनपुट लिए थे, यहाँ पे जो हम इनपुट लिए थे वही इनपुट नहीं हम यहाँ पे देंगे, ऐसा तो नहीं कि इसके लिए अलग केस अलग इनपुट, इसके लिए अलग इनपुट और फिर कंपेयर करेंगे, पॉसिबल नहीं है। अगर कंपेयर करना है तो दोनों के केस में हमको इनपुट क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर R of t is equal to t into U of t। ठीक है, therefore R of s is equal to क्या होगा, 1/s²। ठीक है, नाउ ESS is equal to क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू RS बाई 1 प्लस GSI इंटू HS भी ले सकते हैं, HS का वैल्यू 1 है यहाँ पे, है ना। सो क्या मिल जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू RS का वैल्यू कितना है, 1/s² डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS। आप देखिए GS क्या हो जाएगा, दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा GS में, है ना, तो क्या लिखेंगे, KP इंटू ω_n² डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस ट्वाइस जीटा इंटू
ओमेगा एन। ठीक, नाउ ये एक एस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0। एलसीएम लेने के बाद हम ऊपर भेज देते हैं इसको, तो 1/s इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा इंटू ओमेगा एन डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस केपी इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब अगर हम एस इजिकल टू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एस इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 2 जीटा इंटू ओमेगा एन डिवाइडेड बाई ये 0 मतलब ये पूरा ब्रैकेट 0, यहाँ पे आ जाएगा केपी इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, केपी इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। सो ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो 2 जीटा अपॉन केपी इंटू, ठीक है। So this is the steady state error when you apply a proportional controller in the second order system. और this is the steady state error when you don't apply proportional controller. Clear? अब बताइए proportional controller को नहीं लगाए तो steady state error क्या मिला और लगाने के बाद क्या मिला, तो कंपेयर कर सकते हैं दोनों के रिजल्ट को, बताइए। मेरे लैपटॉप में तो दिखाई दे रहा है विवेक। यस सर, समझ में आया। अब बताइए कि अगर हम केपी के वैल्यू को 1 से ज्यादा लेंगे तो स्टेडी स्टेट एरर घटेगा कि बढ़ेगा, केपी के वैल्यू को अगर हम 1 से ज्यादा लिए तो स्टेडी स्टेट एरर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा। वेरी गुड। सो हम लोग चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोल को लगा करके स्टेडी स्टेट एरर को घटा सकते हैं, है ना। स्टेडी स्टेट एरर को क्या कर सकते हैं, घटा। जितना स्टेडी स्टेट एरर कम होगा आपका रिस्पॉन्स उतना अच्छा होगा, है ना। अगर आपको 1000 आरपीएम चाहिए, मोटर का स्पीड 1000 आरपीएम आउटपुट में चाहिए, अगर आपको 999.5 आरपीएम मिल रहा है तो आपके लिए अच्छा है, 0.5 आरपीएम का ही एरर आ रहा है। ठीक है, और अगर 999.9 मिल रहा है तो और भी अच्छा है ना। उस केस में आपका एरर 0.1 आरपीएम के बराबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप 1000 आरपीएम चाहते हैं और आपको मिल रहा है 950 आरपीएम, आपको मिल रहा है 960 आरपीएम, तो बहुत ज्यादा का गैप है ना, बहुत ज्यादा का गैप है। तब उस केस में हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोल के वैल्यू को बढ़ा करके स्टेडी स्टेट एरर को घटा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा घटा देंगे, क्योंकि केपी का भी वैल्यू एक लिमिटेशन है कि हम मैक्सिमम इतना वैल्यू तक लेकर के जा सकते हैं, मैक्सिमम 5, 10, 20 तक लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1000 लेके चले जाएंगे। ठीक है, सो एक लिमिटेशन है केपी का भी कि हम मैक्सिमम जो है यहाँ तक लेकर के जा सकते हैं। तो वहीं तक लेके जाने का मतलब हुआ कि मैक्सिमम इतना तक लिमिट कर पाएंगे, उससे से ज्यादा लिमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आपको इस चीज को समझना है कि केपी का एक लिमिटेशन है और उसी लिमिटेशन तक हम स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अंडरस्टैंड? ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप लोग अगर इस एज में समझ रहे हैं ये सब चीज को, बहुत बड़ी बात है। नाउ एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके मेरे को बताइए। स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है और आपका ट्रांसफर फंक्शन है एच टाउ प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे केपी है, इनपुट में आपका 1 इंटू यू ऑफ टी लिया गया है और इसका स्टेडी स्टेट एरर आपको फाइंड आउट करना है। सो
फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट एयर फॉर दिस केस। फाइंड आउट करके मुझे आंसर बताइए जल्दी से। बता रहे हैं ना? यस सर। बनाइए। वन बाई केपी प्लस वन। 1/kp+1। ओके, यस सर। और कोई बताइए आंसर। यस सर, उतना ही आया। ये भाई 1/kp+1। वेरी गुड। सो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको ESS जो आएगा, ESS का वैल्यू मिलेगा 1/1 + kp। ठीक है। अगर आपका इनपुट 1 × UT होगा तो मतलब इनपुट क्या है? यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप। ठीक। अगर हम इसी इनपुट को हम लोग A × U लेंगे, है ना, A × U, तो उस केस में ESS आपको क्या मिलेगा? A/1 + kp। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कभी कभी डायरेक्टली क्या होगा कि आपको ये प्रॉब्लम देगा, ठीक है, और बोलेगा कि इसका स्टेडी स्टेट एयर का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे केपी के फॉर्म में निकाले ना, एक ए के फॉर्म में, केपी के फॉर्म में निकाले, लेकिन वहाँ पे आपको उतना कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, A/1 + kp। ए का वैल्यू देख लेंगे कितना दिया हुआ है, केपी का वैल्यू देख लेंगे कितना दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग ESS को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखें। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम केपी को बढ़ाते हैं, है ना, अगर हम केपी को बढ़ाते हैं तो ESS क्या होगा? आपका घटेगा, है ना, ESS आपका क्या होगा? घटेगा। सो केपी के बढ़ाने से पहले भी हम लोग देखे थे, जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिए थे तो उस केस में भी आपका स्टेडी स्टेट एयर घट रहा था। ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि केपी के वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो स्टेडी स्टेट एयर क्या होगा? घटेगा। ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि पहले वाले केस में हम लोग इनपुट क्या लिए थे? रैंप इनपुट लिए थे। ठीक है ना। इस वाले केस में हम लोग इनपुट क्या लिए? स्टेप इनपुट लिए। ठीक है। मतलब स्टेप इनपुट लिए, साथ में हम सिस्टम को भी क्या किए? रिड्यूस कर दिए, है ना। वो सेकेंड ऑर्डर था, ये फर्स्ट ऑर्डर कर दिए। साथ में उस सिस्टम का अगर हम बात करें तो सिस्टम का टाइप 1 था। अभी आपको शायद नहीं पता कि टाइप क्या होता है, बट ऑर्डर आप जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ S। ठीक। टाइप के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, जो भी है। पहले वाला जो सिस्टम था उस केस में टाइप आपका 1 था। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम था, रैंप इनपुट था, तो उस केस में हमको एरर मिला था 2ζ/kp × ωn। ठीक है। इस वाले सिस्टम में टाइप सिस्टम का 0 है। ठीक है। इनपुट स्टेप है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है,
तो उस केस में एरर आपको क्या मिला है, A/1 प्लस KP। ठीक है, दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टडी स्टेट एरर होता है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? पहला टाइप ऑफ द सिस्टम, दूसरा टाइप ऑफ द इनपुट, है ना, टाइप ऑफ द इनपुट एंड टाइप ऑफ द सिस्टम। अंदर याद रखिएगा, हमारा जो स्टडी स्टेट एरर होता है दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला टाइप ऑफ द सिस्टम, दूसरा टाइप ऑफ द इनपुट। ठीक है, सिस्टम के टाइप को चेंज करेंगे एरर आपका चेंज हो जाएगा, सिस्टम के इनपुट को चेंज करेंगे एरर आपका चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? गुड। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अब हम लोग समराइज कर लेते हैं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का क्या क्या इफेक्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं अब तक, या क्या क्या इफेक्ट इसका हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जीटा डैश फाइंड आउट किए थे, ओमेगा डैश फाइंड आउट किए थे। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या था, शायद ओमेगा एन डैश, ओमेगा एन रूट अंडर KP, राइट। एंड जीटा डैश इज इक्वल टू क्या था, जीटा बाई रूट अंडर KP, ऐसा ही था ना। तो बताइए, तो अगर हम KP को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो ओमेगा एन डैश क्या होगा, बढ़ेगा। KP को यहाँ पे बढ़ाएंगे, जीटा डैश क्या होगा, घटेगा। ठीक है, सो KP को इंक्रीज करने से हमारा जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। ठीक है, साथ ही साथ KP को इंक्रीज करने से जो डैम्पिंग रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल इंक्रीज, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो विल डिक्रीज, एरो नीचे कहने का मतलब हुआ डिक्रीज, एरो ऊपर कहने का मतलब हुआ डिक्रीज। सो नेचुरल फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा, डैम्पिंग रेशियो क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब डैम्पिंग रेशियो डिक्रीज करता है ना, तो पीक ओवरशूट इंक्रीज करता है। पीक ओवरशूट क्या होता है हम आपको बताते हैं। पीक ओवरशूट आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए पीक ओवरशूट क्या होता है, एक रिस्पॉन्स ये वाला है, ठीक है, मान लेते हैं दूसरा रिस्पॉन्स आपका ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्लैक, सेकेंड वन इज ब्लू। तो फर्स्ट वाले केस में आप जो देख रहे हैं ये पीक, ये रिफरेंस है, मानते ये 1 है, 1 से आपका क्या है, बहुत ऊपर तक गया है ना, बहुत ऊपर तक गया, मतलब इसका पीक ज्यादा है। पीक ओवरशूट मतलब इसको क्रॉस करके पार कर गया। ओवरशूट करने का मतलब क्या, रेफरेंस इनपुट को क्रॉस करके पार कर गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरशूट। सो फर्स्ट वाले केस का ओवरशूट क्या है, ज्यादा है। ब्लू वाले केस का ओवरशूट क्या है, कम है ना। ब्लू वाले केस का ओवरशूट क्या है, कम है। तो बताइए तो किस केस में जीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, किस केस में जीटा का वैल्यू कम होगा, टेल मी। इसको देख के बताइए, इसको देख करके बताइए, किस केस में जीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, किस केस में जीटा का वैल्यू कम होगा। सेकंड केस में ज्यादा होगा। सेकंड केस कौन सा, ब्लू या ब्लैक? नीचे जो है सो नीचे सर, नीचे वाला, वेरी गुड। सो यहाँ पे जो जीटा होगा, इसका जीटा मान लेते हैं जीटा 1 है, और इस ब्लैक वाले का जीटा 2 है। ठीक, तो जीटा 1 इज ग्रेटर देन जीटा 2। क्यों? क्योंकि जीटा 1 में आप क्या देख रहे हैं, पीक ओवरशूट कम है ना। तो पीक ओवरशूट कम है, मतलब डैम्पिंग रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि डैम्पिंग रेशियो कम होने से पीक ओवरशूट ज्यादा होता है। पीक ओवरशूट जीटा 2 ज्यादा है, पीक ओवरशूट ज्यादा है, डैम्पिंग रेशियो कम होगा, मतलब इस केस में डैम्पिंग रेशियो कम होगा। ब्लैक वाले केस में डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, कम होगा, और ब्लू वाले केस में डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सो डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू कम होता है, पीक ओवरशूट ज्यादा होगा। डैम्पिंग रेशियो का ज्यादा वैल्यू होगा, पीक ओवरशूट कम होगा। क्लियर? नाउ
तो इतना कुछ समझ में आ गया, सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। नाउ थर्ड पॉइंट, स्टडी स्टेट एरर। तो बताइए तो स्टडी स्टेट एरर में क्या इफेक्ट पड़ा था, घटा था कि बढ़ा था। अगर हम केपी को बढ़ाएंगे तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। सो स्टडी स्टेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्टडी स्टेट एरर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि हम स्टडी स्टेट एरर को घटाते घटाते ऐसा नहीं कि जीरो पे लेके चले आएंगे, ठीक है। जीरो पे लाने के लिए हमको केपी का वैल्यू बहुत 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 ज्यादा रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक लिमिटेशन है, वहीं तक हम केपी को बढ़ा सकते हैं और वहीं तक हम स्टडी स्टेट एरर को घटा सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर पॉइंट, इस केपी की वजह से स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सो नो इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में आप अगले सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सो अभी आप बस याद रखिए पॉइंट कि केपी की वजह से जो है स्टेबिलिटी में ज्यादा कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नो इफेक्ट ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम। मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोल को अगर हम लगाते हैं तो सिस्टम के टाइप में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम का टाइप क्या होता है, बेसिकली ऐसे समझिए 1/s इंटू एस प्लस 1 अगर है सपोज जीएस का वैल्यू, ठीक है, तो इस केस में आपका टाइप हो जाएगा 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, जीएस का वैल्यू अगर सपोज 1/s² इंटू एस प्लस 1 है तो इस केस में टाइप हो जाएगा 2। जीएस का वैल्यू अगर 1/s प्लस 1 है तो इस केस में टाइप हो जाएगा 0। अब आप खुद ही देख के बता दीजिए कि सिस्टम का टाइप क्या है, या टाइप समझ में आया कि नहीं आया, टेल मी। आ गया सर समझ में। आ गया समझ में, क्या कैसे समझ में आया, किसको देख के पहचाने आप, ई वाला पावर को देख के पहचाने ना, इस पे पावर 1, इस पे पावर 2 और यहाँ पे इस पे पावर 0, इसी को देख के पहचाने ना। पावर 0 हुआ तो टाइप 0, पावर 1 हुआ तो टाइप 1, पावर 2 हुआ तो टाइप 2, ठीक। बहुत अच्छा, यही होता है ये। लेकिन एक चीज इसमें ऐड कर दीजिए, यूनिटी फीडबैक, ठीक है। फीडबैक कैसा होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तब उस केस में ये वाला जीएस अगर होता है तो टाइप 1 होगा, ये वाला जीएस अगर होता है तो टाइप 2 होगा, ये वाला जीएस होता है तो टाइप आपका 0 होगा, ठीक है। तो बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स ऑन द ओरिजिन, ठीक है। तो केपी को लगाने से विकास को नेटवर्क का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा। तो अब आप ही बताइए कि केपी को लगाने से, प्रोपोर्शनल कंट्रोल को लगाने से ये वाला चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्या है चेंज होगा, केपी अगर हम लगा देंगे तो यहाँ पे केपी आ जाएगा, यहाँ पे भी केपी आ जाएगा, यहाँ पे भी केपी आ जाएगा। कहाँ चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे नो इफेक्ट ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम। क्लियर, आई थिंक सारा पॉइंट आपको समझ गए होंगे अच्छे से। क्या यस या नो, यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, ये सब डिटेल्स से भी आप लोगों को पढ़ने का है अगले सेमेस्टर में। टाइप के बारे में बताएंगे, टाइप ऑर्डर सब बताएंगे, डिफरेंट इनपुट लेंगे, डिफरेंट टाइप लेंगे, स्टडी स्टेट एरर को फाइंड आउट करेंगे। बहुत कुछ डिटेल्स में आप लोग को अगले सेमेस्टर में पढ़ने का है। चलिए, तो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोल जो है आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर,
सो इंटीग्रल कंट्रोलर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। आज ही कीजिए ना सर। आज ही यस कर सर, दे। अभी कीजिए ना सर। यस सर। हाँ हाँ सर जितना जल्दी समाप्त होगा उतना अच्छा रहेगा। अच्छा।